दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसके अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे। आज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा, उसका इस्तेमाल होगा रियल लाइफ की सिचुएशंस के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके, वही आज हम सीखेंगे, जिसको आप आम बोलचाल में हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हो। तो वो चैप्टर है आपका आज का, आज हम ये करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमें इसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे पहले पार्ट वाले कुछ बातों से। वो बातें क्या है मैं आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने वो पहला वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है मेरा, तो आप पहले वो देख सकते हैं, ताकि आज की वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, 14-15 लाख बच्चे उस चैप्टर को देख चुके हैं मेरे। तो देखिए आइए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो वहां पर मैंने आपको 2 सिनेरियो दिखाए थे मेरे खुद के। पहली बार में मैं गया था दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने, दूसरी बार में मैं अपने घर की बालकनी पे खड़े होकर नदी के उस पार रखे हुए नीचे गमले को देख रहा था। तो इनसे हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स सीखेंगे। आइए केस नंबर 1 लेते हैं, जहां पर मैं दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गया था। वहां पर मैं गया था और मैं दिल्ली के कुतुब मीनार को देख रहा था, उसकी चोटी, उसकी जो ऊपर नोक है टॉप, उसको मैं देख रहा था। यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा था, आपको बहुत अच्छे से पता है, याद होगा जिन्होंने वीडियो देखी है। तो अब यहां पर क्या क्या चीजें होंगी देखिए। जो भी ऑब्जर्वर होगा, यहां पर ऑब्जर्वर मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तो मेरी आंख से जो लाइन जा रही है कुतुब मीनार के टॉप तक, यहां पर कुतुब मीनार हो सकता है, कोई खंबा हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आंख से, ऑब्जर्वर की आंख से जो लाइन यहां पर बन रही है उस बिल्डिंग की, उस मीनार की, उस खंबे की नोक पर टॉप तक, ये लाइन आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है जी। अब दूसरी बात, एक नीचे बेस भी तो होता है ट्राइंगल का, इस बेस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज स्तर। मतलब जो भी ऑब्जर्वर होगा उसकी आंख से बिल्कुल सीधी लाइन जो ड्रॉ हो रही होगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो रही होगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल कहलाई जाएगी। इसको हमने ये नाम दे दिया। और तीसरी साइड पे वही बिल्डिंग होगी, खंबा होगा, मीनार होगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल की तीनों साइड को कुछ ना कुछ नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है, एक कोण भी बन रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड से मिलकर, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड से मिलकर एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा होगा, आपको एंगल दे रखा होगा, आपको किसी भी एक चीज की दूरी या फिर लंबाई दे रखी होगी, दूसरे की हमसे निकलवाई जाएगी। यही इस चैप्टर में हमें करना है। तो यहां पर ये पूरी कंडीशन हमने इसके नामकरण कर दिया है। दूसरे केस की हम बात करें तो मैं बालकनी पे खड़ा हुआ था और नदी के उस पार रखे नीचे गमले को देख रहा था। अब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, जिस चीज को मैं देख रहा हूं, तो मेरी आंख से वहां तक की जो ये लाइन बनेगी, ये लाइन हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, दृष्टि रेखा होती है। ठीक है जी, ये तो हमें पता चल गया। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मेरी आंख से बिल्कुल सीधी लाइन बना दो, जो भी ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसकी आंख से बिल्कुल सीधी लाइन बना दो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, क्षैतिज स्तर हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड से मिलकर एक फिर से एंगल बन रहा है, लेकिन इस बार एंगल नीचे को जा रहा है। तो इस वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात ध्यान रखनी है आपको, हिंदी में इसका नाम है अवनमन कोण। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होगा। इसकी हेल्प से हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेंगे और फिर अपने रेशो वगैरह लगाकर, जो भी हमने सीखा है अब तक, उन्हीं से हम अपना आंसर लेकर आएंगे कि नदी की चौड़ाई कितनी है, गमला कितनी दूरी पर रखा हुआ है, मेरे घर की ऊंचाई कितनी है, ये सब के आंसर हम पता लगा लेंगे। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, सबका नामकरण हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल। 6 मार्क्स का एक सवाल आता है, 4 मार्क्स में भी आते हैं, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं इसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी वीडियो आपको देखनी है थोड़ी थोड़ी करके। आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप घर बैठे हैं, आपके स्कूल बंद हैं, आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट आते हैं आपके, तो इन सभी बातों का सॉल्यूशन है आपका डाउटनेट। आप डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सवालों के जो जवाब है वो 5 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे, वो भी वीडियो के फॉर्म में। कोई भी सवाल आपका डाउट फंसता है तो आप उसकी फोटो क्लिक करके क्रॉप करके डालेंगे, 5 सेकंड में ही आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई सा भी बोर्ड हो आपका, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एमपी हो, महाराष्ट्र, राजस्थान हो, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, या फिर आप
आप IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको उनकी तैयारी करनी है, वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा, मैथ्स का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, तो वो सारे ही सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए डाउटनेट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम देखेंगे, हिंदी वालों के लिए नीचे आ रहा है। सवाल को सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर सवाल लिखा हुआ है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है, ये आ गया जी आपका। ये 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है, चढ़ता है, विच इज टाइडली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत ही टाइट होके खींची हुई है, मतलब उसमें कोई झोल नहीं है, बिल्कुल सीधी वो रस्सी है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और एक खंबे से वो बंधी हुई है, खंबे की बिल्कुल ऊपर टॉप से, जो खंबा ग्राउंड पर, जमीन पर खड़ा हुआ है। तो ये खंबा है आपका, ये रस्सी इस तरीके से बनी हुई है, और ये दोनों ही चीजें नीचे जमीन पर, ग्राउंड पर जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे हमसे कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो इस खंबे की ऊंचाई आप बताएंगे, ये खंबा कितना ऊंचा है, विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है, आपको नापना नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। इस खंबे की ऊंचाई आप बताएंगे, और क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये जो रस्सी है ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो समझ में आ गई बात। अब हमें क्या क्या दे रखा है, ये आपने पूरा सिनेरियो समझ लिया। आइए अब मैं फिगर बना लेता हूं इसकी। तो यहाँ पर फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये आपका एक खंबा हो गया इस तरह से, ठीक है, ये इससे एक रस्सी बंधी हुई है, दोनों नीचे यहाँ पर ऐसे ग्राउंड पर हैं, ये लो जी, और इस रस्सी पर वो आर्टिस्ट ऐसे 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 करके अपना सर्कस दिखाता हुआ चढ़ रहा है। ये आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है जी। यहाँ पर इसका राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, रस्सी से जमीन पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। मतलब ये कौन सा एंगल है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया होगा आपके। आइए इसको हम कुछ नाम भी दे देंगे ट्रायंगल को। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। ये हमारे पास 20 मीटर लंबी रस्सी है, हमें ये बताना है हाइट ऑफ द पोल। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है हम पहले पार्ट में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं भाई। यहाँ पर ये सबसे लंबी साइड होती है, इसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं। जो बेस होता है इसका नीचे, ये आधार आपका बेस कहलाता है, और ये साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर। तो हमें अब आज के अपने पहले सवाल में क्या क्या, देखिए यहाँ पर हमें करना है काम। हमें यहाँ पर हाइपोटेनस दे रखा है और हमें खंबे की ऊंचाई पता लगानी है। मतलब हमें किस किस से मतलब होना चाहिए, हमें एच और पी से, हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से मतलब रखना है। अब हमें यही सोचना है कि ये दोनों कौन कौन से फंक्शन के अंदर आते हैं, बस ये काम आपको करना है। तो अगर मैं एच और पी की बात करूं, ये दो फंक्शन में आते हैं। किस किस में आते हैं, ये आपका एक तो आता है साइन थीटा में, क्योंकि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, और ये दोनों आपके दूसरे आते हैं कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा होता है आपका एच अपॉन पी। तो बस ये काम आपको करना है, आपको ये पहचानना है कि कौन सी दो चीजें इनमें से आपको चाहिए और वो दो किस किस फंक्शन में आती हैं। अब आप चाहे इस फंक्शन से सॉल्व करिए चाहे इससे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर दोनों से ही आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों से ही करके बताऊंगा आपको, फिर आपकी मर्जी, आप जिससे चाहे लिख के आ सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। तो आइए पहले साइन थीटा से हम करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा जो होगा आपका पी अपॉन एच होगा, तो इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पी की वैल्यू रखें, तो मतलब पी का नाम दूसरा क्या होगा, पी हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये होगा आपका ए बी। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ए बी लिख देंगे, और हाइपोटेनस हमारा होगा ए सी, इसकी जगह हम ए सी लिख देंगे। साइन कितने डिग्री है जी, साइन है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। आइए अब साइन 30 डिग्री की यहाँ वैल्यू आएगी, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। पहले पार्ट में आपको समझा रखी है, ट्रिक भी बता रखी है याद करने की। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से सिर्फ टेबल वाला पार्ट ना वीडियो के फॉर्म में दोबारा चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ वो टेबल कैसे याद करें, उतना पार्ट दोबारा से हम डाल देंगे चैनल पर, ताकि आपको वो टेबल दोबारा से याद हो जाए, ठीक है जी। आइए तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इस तरह से आपको याद करवाई थी मैंने। तो ये वैल्यू होती है आपकी 1/2। ए बी क्या है भाई, हाइट ऑफ द पोल, ये तो हमें निकाल ली है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ए बी का ए बी लिखा रहने देंगे। ए सी हमें पता है, ए सी क्या है, ये हमारी पूरी रस्सी है, और रस्सी कितने मीटर है, 20 मीटर की है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये
2ab हो जाएगा, इधर 20 एकम 20 हो जाएगा आपका, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ab इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ab यहां से लेकर यहां तक की आपकी 10 आ गई, मतलब जो खंबा है वो 10 मीटर का है। आ गया आंसर आपका। तो यहां पर हम लास्ट में लिख भी देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। आप बहुत अच्छी राइटिंग में लिख के आना, 10 मीटर पूरा लिखेंगे। आपके खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ये आपका था साइंस से। अब यही चीज आप कॉसेक से भी कर सकते हैं। देखिए मैं टाइम ले रहा हूं पूरा क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, इसकी रूह को आपको फील कराना चाहता हूं, वरना मैं इसको फटाफट करवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे आगे नहीं बढ़ना, भी मुझे आपको समझाना है अच्छे से। तो देखिए इसको कॉसेक से भी कर सकते हैं आप, जब भी आंसर बिल्कुल सही आएगा और इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए कॉसेक हम क्या करेंगे भाई, कॉसेक 30 डिग्री अब आपका रखा जाएगा। अब हाइपोटेनस क्या है आपका, ये है ए बी, कितना है 20 मीटर का है, तो यहाँ पर आप 20 लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो पी का पी रहने देंगे। अब कॉसेक 30 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कॉसेक 30 क्या होता है, वो सिर्फ 2 होता है, ठीक है। 1/2 का उल्टा होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इस तरीके से 1/2 का उल्टा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 20 होगा, नीचे आपका पी होगा, फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2p हो जाएगा, यहाँ पे 20 रहेगा, इससे कट जाएगा 10 बार, तो p इक्वल टू 10, मतलब ये परपेंडिकुलर 10 आ गया और वही हाइट ऑफ द पोल आपकी 10 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप फिर से लिख देंगे वही हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। इस तरीके से पहला सवाल था, इसलिए मैंने दोनों ही तरीके करवा दिए। अब आगे वाले सवालों में हम कोई सा भी एक फंक्शन लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला सवाल था, मैंने चाहा कि बहुत अच्छी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों ही फंक्शन लेके समझा दिए। आपका जिसका दिल करे वो फंक्शन आप ले लेना, लेकिन वही कि जिससे हमें वास्ता हो। ऐसा नहीं कि हमें एच और पी से मतलब है, आपने बेस वाला कोई फंक्शन ले लिया, आपने कोस थीटा ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा सवाल। तो जो दो चीजें आपको दे रखी हो, एक दूसरी निकालनी हो, उनसे कौन सा फंक्शन बनेगा वो आपको लेना है, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा, आपके नोट कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अब आपकी समझ बन चुकी है। अब आइए फटाफट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम समझेंगे और देखिए यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। सवाल में बहुत ही अलग चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। मैं आपको समझा देता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है, फिर अचानक से तूफान आया और तूफान आते आते क्या हुआ, ये पेड़ ना गिर गया, पेड़ गिर गया, टूट गया, बीच में से आधा आधा हो गया। अब क्या हुआ, जब ये पेड़ गिर गया तो आपने देखा यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन गया है ना जी। पेड़ पूरा खड़ा था, टूट के बीच में से गिर के ऐसे जमीन से मिल गया, एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। अब आगे क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, जो ट्री का पेड़ का जो पेड़ है, मतलब पेड़ की जहां से जड़ है, जहां से पेड़ खड़ा हुआ है, उस जगह से एक डिस्टेंस, कहां का डिस्टेंस, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, उस जगह का डिस्टेंस जहां पर पेड़ का जो टॉप है, मतलब पेड़ का जो ऊंची वाला कोना था वो जमीन से मिला है, मतलब वो वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, मतलब ये पेड़ पूरा कितना ऊंचा था हमें ये बताना है। तो यहाँ पर अलग चीज ये है, अब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस बताना है। समझ में आई बात, क्योंकि परपेंडिकुलर में भी पेड़ का पार्ट है, आप देख सकते हैं, और हाइपोटेनस में भी तो पेड़ का ही पार्ट है। तो पेड़ की ऊंचाई आपकी बनेगी सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिलाकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए सिनेरियो समझिए पूरा क्या यहाँ पे कंडीशन बनी है। अब मैं इसकी रफली फिगर बना देता हूँ और हम सवाल को करना शुरू करेंगे। मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। आइए एक फिगर बना लेता हूँ। तो पेड़ पूरा इस तरीके से कुछ खड़ा हुआ था, फिर आंधी तूफान आया, बीच में से पेड़ यहाँ से टूट के मान लीजिए इधर गिर गया, इस तरह से यहाँ पर इसके वो पत्तियां वगैरह यहाँ से हटा देंगे इसको हम, और इस तरीके से यहाँ से पेड़ का जो जड़ था ये नहीं जहाँ पे खड़ा है, और ये फूल पत्तियां, मतलब पेड़ का टॉप जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर हमें दिया गया है। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब हमसे आगे क्या कहा गया है, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। टचेस द ग्राउंड, जहाँ पर पेड़ के जो टॉप है वो ग्राउंड को, जमीन को छू रहा है, यहाँ छू रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब हमें किन किन चीजों से मतलब है ये मैंने आपको सिखाया है। तो हमें यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बतानी है, और पेड़ क्या क्या है जी, पेड़ है आपका, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, मतलब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों ही निकालने पड़ेंगे और इनको जोड़ना पड़ेगा जब आपका हाइट आएगा पूरा पेड़ का, ठीक है जी। आइए कैसे निकालेंगे। एक चीज हमें पता है, हमें क्या पता है, इसका बेस पता है हमें 8। तो देखिए इसके भी आपके दो तरीके हो सकते हैं। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि या तो आप बी और पी के साथ खेल लीजिए, क्योंकि आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर से निकल आएगा, कोई ना कोई
सा फंक्शन लगा के, ठीक है। तो आप P अपॉन बी लगा सकते हैं tan थीटा, या B अपॉन P लगा सकते हैं इसका उल्टा cot थीटा, ठीक है। एक तरीका आपको ये खेलने का हो गया। दूसरे तरीके से आप ऐसे खेल सकते हैं कि आप B और H के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। B अपॉन H या H अपॉन B, ठीक है। आप cos या sec थीटा, cos या sec थीटा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मर्जी खेल सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए देखिए, तो मैं यहां पर खेलना चाह रहा हूं B और P के साथ, ठीक है। तो मैं यहां पर लूंगा tan थीटा। जो भी स्टेटमेंट है लिखने का काम है, हमने इसको ABC ट्राइंगल मान लिया, तो इसका जो ये हो गया, ये AB हो गया, ये BC हो गया, ये AC हो गया, सब आप कर लेना। मैं डायरेक्ट ही मुद्दे पर आ रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर मैं ले रहा हूं tan थीटा। तो मैंने यहां पर ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा, जो कि होता है आपका P अपॉन B, ठीक है। कितने डिग्री है थीटा? थीटा हमारा होता है 30 डिग्री। एनी एंगल, यहाँ पर क्या एंगल है? 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे निकालना है, नहीं पता P का P लिख दूंगा, B तो मुझे पता है आधार कितना है, बेस कितना है, 8 मीटर का है ना, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा। अब tan 30 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई, टेबल के बिना आप इस चैप्टर में से मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है ये चैप्टर, आपको पता होगा, देख लेना आप सिलेबस में कितने मार्क्स का आता है, ठीक है जी। तो चलिए टेबल याद कर लेना, इसलिए जरूरी है। tan 30 आपका होता है 1/√3 इज इक्वल टू P अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P की √3 में होगी √3P बन जाएगा, 8 की 1 में होगी 8 1 जार 8 हो जाएगा। इस तरह से P आपका आ जाएगा 8 अपॉन √3। तो P परपेंडिकुलर हमारा आ गया, मतलब पेड़ की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आ गई 8/√3। हमें तो पूरे पेड़ की निकाल ली, अभी हमें हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा। जब हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें पता हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम भूल गए क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दोनों ही थ्योरम का प्रूफ मैंने इस वीडियो में करवा रखा है। कई बार डायरेक्ट ही थ्योरम पूछ लेता है, बिल्कुल सवाल पिछली बार भी आया था, बल्कि वही आया था जो हमने पढ़ाया था। तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, बाद में इसको भी देख लेना आप। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथा, और यहाँ पे आप लिख भी देंगे पहले कि कौन से ट्राइंगल में लगाना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC या PQR, जो भी आप इसको मानो, XYZ, इन ट्राइंगल दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बेस के स्क्वायर के सम के, ये कहती है। अब आइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 8/√3 निकल के आया, तो 8/√3 का आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पर इस पूरे का इस तरीके से। बेस का स्क्वायर, बेस हमारा है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर h स्क्वायर चल रहा है इधर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, √3 का स्क्वायर, जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे उसका रूट हट जाएगा बस, ठीक है, बस और कुछ नहीं होगा। तो √3 का 3 रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा खाली, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 एक बार गया, 64 एकम 64 हो जाएगा, 1 3 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का दो 80, 3 चौक 18 और 19, ये हो जाएगा आपका 192। इसको प्लस करूंगा, 4 और 2 6, 9 6 15 का बार हासिल लगाएगा, 1 और 1 2, 256/3 हो जाएगा। और इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर चल ही रहा है। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा इक्वल के, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। तो यहाँ पर ये इसका पूरे का रूट लग जाएगा, तो 256 का जो रूट आएगा आपका वो 16 आएगा, और 3 के ऊपर फिर से रूट आ जाएगा, क्योंकि 3 का रूट था तो √3 लिख देंगे हम। इसका तो रूट निकल रहा था डायरेक्ट, तो हमने निकाल दिया। रूट नहीं निकलेगा तो खाली रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने रूट लगा दिया इसका, तो ये आ गया आपका h निकल के। तो हाइपोटेनस आपका आ गया 16/√3, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पेड़ निकल के आ गया आपका 16/√3, ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब हमें बतानी है हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई के हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को हम जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। बहुत सिंपल सा काम रहेगा। आप तो इसको नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे देना, मैंने बाद में दे रहा हूँ, आप पहले से देखे चलना। ABC नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी, तो इधर आ जाओ जी, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। तो आप लिखेंगे बिल्कुल वही, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री लास्ट में लिखेंगे, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। पेड़ है क्या क्या, पेड़ है आपका AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस CB या BC कुछ भी लिख सकते हो आप। तो AC प्लस BC लिख दिया मैंने। अब AC कितना आया भाई, 16/√3 आया, यहाँ पर मैं 16/√3 लिखूंगा। BC कितना था मेरा, 8/√3 था। दोनों के नीचे √3 है तो √3 लिखूंगा, ऊपर जोड़ दूंगा, 8 16 8 24 हो जाएगा आपका। अब नीचे रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 से ही इसकी दोबारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आपका 24 √3 हो जाएगा, नीचे आपका फिर रूट हट जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 8 24 होते हैं, तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा
8√3 मीटर। तो इस तरीके से आपकी आ गई हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की ऊंचाई है दोस्तों 8√3 मीटर। इस तरीके से अब लंबे से लंबा सवाल आप करने वाले हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया क्या किया मैंने? सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब आइए फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर करेंगे। अब धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े थोड़े हाई होते चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं डरना है, हमने सब कुछ सीख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लंबा सवाल है, पूरा ऐसा यहाँ पर आ चुका है, तो इसको मैं डायरेक्ट ही आपको समझा देता हूँ मैं सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो झूले बनाने का काम करती हैं, जो झूले बनाती हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक झूला बनाया जाएगा 5 साल से कम बच्चों के लिए। कितना उन्होंने सोचा इस तरह से कि एक सीढ़ी लगाएं हम 1.5 मीटर ऊंची, ठीक है। इस तरीके से एक सीढ़ी लगाई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची, और उससे एक स्लाइड बना दी 5 साल से कम के बच्चों की, 5 साल से जिनकी कम एज हो उन वाले बच्चों के झूलने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर 1.5 मीटर की सीढ़ी बनाई और यहाँ पर एक फिसलन बना दी, ठीक है, एक स्लाइड बना दी जिससे बच्चे झूल सकेंगे। तो इस तरीके से वो एक स्लाइड बन गई। ये उन्होंने एक छोटा सा झूला बना दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इसी में थोड़े से बड़े बच्चों के लिए भी झूला बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसी सीढ़ी को थोड़ा सा और लंबा करते हुए 1.5 मीटर की हाइट और दे दी सीढ़ी को, मतलब टोटल हाइट दे दी 3 मीटर। जमीन से अगर हम नापें तो 3 मीटर की उन्होंने एक सीढ़ी और जोड़ दी उसी झूले में, और उससे इधर स्लाइड बना दी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए कि अगर कोई बड़ा बच्चा है वो थोड़ा ऊपर जाके झूल लेगा। तो उन्होंने बड़े बच्चों के लिए यहाँ से एक स्लाइड बना दी इस तरीके से। यहाँ पर जो एंगल उन्होंने बनाया वो 30 डिग्री का बनाया, और यहाँ वाली बड़ी स्लाइड पे उन्होंने एंगल बनाया 60 डिग्री का। इस तरीके का झूला बना है। तो छोटे बच्चे आएंगे यहाँ पर सीढ़ी पे चढ़ेंगे 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 चढ़ेंगे, यहाँ से फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े बड़े बच्चे होंगे वो थोड़ा और ऊपर तक चढ़ जाएंगे, चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए, यहाँ से फिसलते हुए यहाँ पे आके गिर गए। ऐसे ये झूला होगा, ठीक है जी। आपने बचपन में बहुत झूला होगा ये झूला। अब आइए सवाल क्या है। सवाल ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। दोनों ही हालतों में, दोनों ही केसेस में, कंडीशन में स्लाइड की हमें लेंथ बतानी है। मतलब ये जो स्लाइड्स हैं, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, इसकी हमें लंबाई बतानी है कि कितनी कितनी लंबी है। मतलब हमें क्या क्या बताना है, हमें इसका भी हाइपोटेनस बताना है, इसका भी हाइपोटेनस बताना है। तो ये हमें करना है। अब वही बात, क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे इसका ये परपेंडिकुलर पता है 1.5 मीटर का, ठीक है भाई। सीढ़ी जो है ये परपेंडिकुलर काम करेगी यहाँ पर, तो ये आपका 1.5 मीटर है। और मुझे एच निकालना है, हाइपोटेनस पी और एच। पी और एच, पी और एच किस में होता है, साइन थीटा या कोसेक थीटा में। तो पी अपॉन एच साइन थीटा से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बार करूंगा मैं, बार बार 2 बार से नहीं खेलूंगा, वो मैंने आपको सिखा दिया पहले क्वेश्चन में। तो साइन थीटा में ले रहा हूं जो कि होता है पी अपॉन एच। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट्स आप करेंगे, ठीक है। आप इसको एबीसी ट्राइंगल मान लेंगे, इसको भी नाम दे देंगे, इसके कॉर्नर को सब लिखेंगे इन ट्राइंगल फर्स्ट केस, इन ट्राइंगल छोटा वाला जो भी आपने नाम दिया होगा उसके अंदर साइन थीटा इस तरीके से आप लिखेंगे। साइन 30 डिग्री, ठीक है जी, 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री लिया। पी परपेंडिकुलर हमें पता है 1.5 मीटर की सीढ़ी है, खड़ी सीढ़ी जो है, तो 1.5 एच हमें निकालना है। एच का एच साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी आई थी, आपको याद हो गई होगी, 1/2 थी। 1.5 अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच एकम एच हो जाएगा आपका, और 1.5 दूनी 3 होता है, मतलब 1.5 का डबल 1.5 का डबल आपका 3 होता है। तो एच आ गया। मतलब पहले वाले केस में ये हमें यहाँ पर स्लाइड निकल के आ चुकी है। स्लाइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 3 मीटर आ चुका है। अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब हमें इस लंबी वाली स्लाइड की हाइट वो निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए वही बात, हमें यहाँ पर ये पूरी सीढ़ी दे रखी है कि यहां से यहां तक की जो सीढ़ी है वो 3 मीटर की है। तो हमें पूरा परपेंडिकुलर पता है, हमें एच निकालना है। पी एच परपेंडिकुलर पता है, एच निकालना है, पी अपॉन एच, फिर से साइन थीटा ही लग जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से हम यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, हम साइन थीटा लगाएंगे जो कि होता है पी अपॉन एच। अब लेकिन एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये गलती मत कर देना, जल्दबाजी में पेपर में बैठे हो फटाफट 30 डिग्री से करा दोबारा 30 कर दोगे, गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर वो जो एंगल है 60 डिग्री का है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की, छोटी छोटी सी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर में पता है 3 मीटर का है, एच हमें फिर से निकालना है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, याद करनी पड़ेगी टेबल, भाई बात नहीं बनेगी वरना। तो 0 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है, √3/2 होती है, इस तरीके से आपको याद रह जाएगी। तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 3 अपॉन एच हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई
करेंगे, √3 की h में होगी तो √3 × h हो जाएगा, 3 की 2 में होगी, 3 × 2 = 6 होते हैं। h की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 6/√3 आएगा। अब √3 क्योंकि नीचे रूट में नहीं छोड़ते हम, तो रैशनलाइज कर लेंगे, तो इसकी √3 से ऊपर नीचे दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगी 6 की √3 में ही हो जाएगा आपका 6√3, और नीचे आपकी √3 की होगी तो रूट हट जाएगा तो नीचे हो जाएगा 3 से 1 हट जाएगा 2 बार, तो 2 यहाँ पे जाएगा ना, 2 3 मतलब 3 2 नीचे होते हैं, तो ये आएगा आपका √3 मीटर। तो ये आपकी आ गई इस वाले की। अब एंड में आप लिख देंगे, ठीक है, द लेंथ ऑफ स्लाइड, जो आपसे पूछे द लेंथ ऑफ स्लाइड्स, तो आप लिख देंगे यहाँ पर वही बात, द लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, द लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड्स आर, ठीक है, बोथ स्लाइड्स आर क्या क्या थी आपकी, एक 3 मीटर आई थी छोटी वाली, और बड़ी वाली आपकी आएगी 2√3 मीटर। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। बस ये आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के एंड में, जो पूछा है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ के मार्क्स होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना लंबा था, लेकिन हमें ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको समझ के करने में। तो दोस्तों अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपको पूरी कहानी पता है कब क्या कहाँ पर कैसे किस तरीके से करना है, तो आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। और इसी चीज़ की मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपके ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं, पूरा तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ। आइए अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको कराए हैं, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर करवा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अच्छा सवाल है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ क्या सवाल है। यहाँ पर है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज बनाऊंगा, इसकी देखिए किस तरह से इसकी फिगर बनेगी। यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है जिसकी पूरी ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो है आपकी 30 मीटर, ठीक है। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई मतलब जो 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर टॉल लंबा है, वो खड़ा हुआ है एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर। हमें नहीं पता वो फासला क्या है, कुछ फासले पर खड़ा है, तो हम कहीं भी उसको खड़ा कर देते हैं। ये हमारी जमीन हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं उसको, ठीक है। ये वो लड़का आ गया जिसकी ऊंचाई है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है जी। क्या कर रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंख से एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण जो आपका होता है हिंदी में कहते हैं हम, बिल्डिंग के टॉप पर। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग का यहाँ पे सबसे ऊंचा हिस्सा है, ये इसकी आंख आ गई, तो यहाँ से ये एंगल बनेगा, यहाँ जो ये एंगल बनेगा दोस्तों, ये बनेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको आगे, ये आपका वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, जिसको आप हिंदी में क्षैतिज स्तर बोल देते हो, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा आगे कह रहा है बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका जो ये एंगल 30 डिग्री वाला था, ये 30 से 60 हो जाता है। मतलब अभी ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, तो यहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई वहां पर कोना देख रहा है ऊपर का, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर ये लड़का कुछ आगे बढ़ा, लेट सपोज ये यहाँ पर आके यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पर पहुंच गया ये लड़का। अब यहाँ से जब ये इसी बिल्डिंग को दोबारा से देख रहा है, तो यहाँ से अगर हम एंगल नापेंगे तो यहाँ से अब ये एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है जी। तो ये लड़का तो यहाँ पर भी सेम है, तो उसकी हाइट सेम रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि लड़का आगे जाके छोटा हो जाएगा, भाई 1.5 मीटर लंबा था, आगे बढ़ा, जब भी 1.5 मीटर लंबा ही वो रहा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है, कहा गया ये रहा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस बताना है कि वो जितना बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है, मतलब पहले वो लड़का यहाँ खड़ा था, ठीक है, चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो हमें ये बताना है कि वो कितना बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है। ये जो गया है यहाँ से यहाँ, ये कितना गया है यहाँ, ये कितना गया है, ये समझ में आ गई आपको बात, ये हमको बताना है। ये आपका सवाल बना है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमें पता है और कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, हम इस डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को या इस वाले को, बात है कि ये निकाल लो, ये निकाल लो, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम ये पूरा निकाल लें, हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लें, और उसमें से ये वाला इतना पार्ट जो है वो माइनस कर दें, हटा दें, तो फिर ये वाला इधर का पार्ट हमारे पास बच के आ जाएगा।
समझ में आई बात कि अगर हम इस पूरे का डिस्टेंस निकालें फिर ये वाला इतना हटा दें तो हमारे पास ये बचेगा इधर वाला जो हमें चाहिए। तो यही हम करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले को हटाने के लिए हमें ये पता भी तो होना चाहिए ना, जब भी तो हटाएंगे जब भी तो माइनस कर पाएंगे। तो पहले यही काम हम करेंगे कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम डिस्टेंस जो है ये पता करेंगे। ठीक है जी। आइए, तो इसका मतलब अभी हम खेलेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर। यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो हम छोटे ट्राइंगल में खेल रहे हैं। इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी नाम दे देता हूँ छोटे ट्राइंगल को ABC और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूँ। तो ABC ट्राइंगल में भी हम खेलने वाले हैं। इसमें हमें ये परपेंडिकुलर पता है, ये जो P है इसका पता है, हमें यहाँ से बेस इसका निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन एक बात और मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, लेकिन हमारी बिल्डिंग तो पूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, और वो बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दे रखी है 30 मीटर। मतलब हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का भी चाहिए पता होना कि ये कितना है। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? ये बहुत ही सिंपल है, आपने पॉइंट आउट कर भी लिया होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बिल्डिंग 30 मीटर की, हमें लेकिन सिर्फ यहाँ से B पॉइंट से A पॉइंट तक सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। मतलब इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए, इतना पार्ट हटाना पड़ेगा। इतना पार्ट है कितना भाई? जितना लंबा लड़का है, जो लड़के की लंबाई या ऊंचाई है वही चीज तो ये है भाई। 1.5 मीटर का लड़का है, चलते चलते यहाँ तक आ गया, अब भी 1.5 मीटर का ही रहेगा। चलते चलते बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे पहुंच गया तो जब भी 1.5 मीटर का रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट है ये है 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर माइनस कर दें अगर, तो क्या आएगा? तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 है, ये रहा। तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट रह जाएगा ये आपका कितना रह जाएगा? 28.5 मीटर। 28 28.5 यहाँ से यहाँ तक है, 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, हो गई 30 मीटर की पूरी बिल्डिंग। तो इस तरीके से आपको ये P निकाल लिया है हमने। अब वही बात, सारी स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही आपको सवाल करवा देता हूं। तो यहां पर वही चीज देखना है किस किस से मतलब है। हमें यहां पर परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, P और B से मतलब है P/B tan थीटा ले लो या B/P cot थीटा ले लो। ठीक है, जो मर्जी आप ले सकते हैं। तो यहां पर मैं tan थीटा लेकर इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो tan थीटा जो होता है वो आपका P/B होता है tan 30 डिग्री। ठीक है जी, एंगल कितने का है? अभी एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री, सॉरी 30 नहीं है 60 है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हम 30 ना लेकर 60 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया है। और हमें क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है जी? 28.5 है। तो यहाँ पर हम 28.5 रखेंगे। और बेस हमें नहीं पता छोटे वाले का, यही तो हमें निकालना है। तो बेस की जगह मैंने भी लिख दिया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको याद होनी चाहिए √3 होती है इसकी वैल्यू। यहाँ पर 28.5 आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 की B से हो जाएगी, 28.5 अलग ही रह जाएगा, फिर B इधर रखेंगे, ये √3 मल्टीप्लाई में है तो ये 28.5 के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया डिवाइड में, ये आ गया आपका बेस निकल के, B निकल के। कौन से ट्राइंगल का? छोटे वाले का। कितना? 28.5/√3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो है 28.5/√3 मीटर। मीटर में चल रहा है तो मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे इस पूरे का निकालेंगे, D से लेकर B तक का। अब इस पूरे का निकालने के बाद फिर ये वाला जो आया ये माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो आइए निकाल देते हैं फटाफट। देखिए चीज़ें बहुत लॉजिकल है और बहुत ही सिंपल यहाँ पर चल रहा है, कुछ भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है, बहुत आसान है। अब हम पूरे का निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बड़े ट्राइंगल की, मतलब ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं। अब हम ABD की बात कर रहे हैं, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस चाहिए, मतलब हमें B से मतलब है, और हमें परपेंडिकुलर तो दे रखा है। तो वही P/B, दोबारा से tan थीटा ही आप लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लगाने जा रहा हूँ ट्राइंगल कौन से वाले में? ट्राइंगल ABD के अंदर। ये था ट्राइंगल ABC, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं ट्राइंगल ABC के अंदर ताकि आपको याद रहे। तो ABD के अंदर मैं लगा रहा हूँ tan थीटा बराबर वही होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है P/B। अब यहाँ पर tan लगेगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा वही है 28.5। बेस हमें नहीं पता, ये जो बेस है ये पूरा बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आधार है इसका। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं पूरा क्या इसका, DB या BD, ताकि आपको और अच्छे से याद रह जाए। ठीक है जी। tan 30 कितना होता है जी? आपका 1/√3 होता है। यहाँ पर
28.5 लिखेंगे, b का b रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, b एकम b होता है, 28.5 की किस में हो जाएगी, इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपका बड़ा b निकल के आ गया। कौन सा b निकल के आ गया, बड़ा b निकल गया। मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस आया 28.5 इंटू √3। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया, ये रहा। अब इस बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। आइए माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम BD माइनस BC, ठीक है, छोटा वाला BC जिसका नाम दिया, इसको माइनस कर देंगे। तो BD हमारा ये बड़ा बेस निकल के आया, कितना है जी, ये है 28.5 इंटू √3। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, नीचे कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 लगाओ, इसका एलसीएम ले लो। तो नीचे का जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर √3 एकम √3 आएगा, ये आ गया यहाँ पर √3, और ऊपर क्या क्या आएगा, √3 की 28.5 इंटू √3 में मल्टीप्लाई होगी। तो √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई होगी तो इसका रूट हट जाएगा, रूट हट गया, क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। उस 3 की मल्टीप्लाई आपकी फिर इसमें हो जाएगी 28.5 में। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा। क्यों, क्योंकि इधर भी 28.5 है, इधर भी, तो कॉमन लेने से ये नंबर ऑलरेडी छोटा रहेगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये बड़ा बन जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। तो मैं कॉमन लेके इसको कर रहा हूँ। एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, आपको भी पता है। तो आपको अगर ईजी लगे तो आप 3 की मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वहां से भी आएगा। लेकिन मैं कॉमन लेके कर रहा हूँ। कॉमन लेके कैसे करूँगा, देखिए, कॉमन लेके मैं ऐसे करूंगा, 28.5, अब 3 √3 की मल्टीप्लाई को 3 रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मैंने 3 ही लिख दिया, मल्टीप्लाई करी नहीं। इधर यहाँ पर 28.5 की 1 से करूँगा तो ये 28.5 इंटू 1 मतलब 28.5 ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, कॉमन कुछ इस तरह से लूँगा मैं, देखिए 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, तो मैं 28.5 कॉमन लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या रह गया, मल्टीप्लाई में 3 था तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर माइनस का माइनस लगाया। अब यहाँ पर से तो ये पूरा ही बाहर आ गया, 28.5 कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन रह गया। यहाँ पर 1 लिखूंगा और नीचे आपका √3 जो है वो चल ही रहा है। ठीक है जी, अब देखिए 28.5 आपका रहेगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे आपका √3 चल ही रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 दूनी कर देंगे, तो 28 दूनी की 28.5 दूनी, तो 28 दूनी 56 होते हैं, आधा आधा 57 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 57 मल्टीप्लाई आ गई, नीचे √3 चल ही रहा है। अब नीचे रूट नहीं छोड़ते तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं आप, आंसर आपका आ चुका है वैसे। अब इसकी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से रूट हटाने के लिए, तो ऊपर आपका हो जाएगा 57 √3, और नीचे आपका फिर वही मल्टीप्लाई होगी, जब रूट वाले होगी रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा, और 3 से हम 57 को काट देंगे तो 19 आंसर आएगा, क्योंकि 19 या 57 होते हैं। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 19 √3 मीटर। ठीक है, इससे कट जाएगा, 3 कम 3 2 बचेगा, 3 27, तो 19 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक यही तो वो चला है लड़का, यही हमें बताना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा, यहां से यहां तक बड़ा है, और ये आपका आ गया 19 √3 मीटर। बस ये आंसर है आपका। तो एंड में आप लिखेंगे भी, ठीक है, पूरा आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 19 √3 मीटर। तो इस तरीके से बड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। तो इसको आप ध्यान से एक बार वो देख सकते हैं, रिवाइंड करके इसको आप लिख लीजिएगा, खुद भी सॉल्व कीजिएगा मेरे करने के बाद, ताकि आपका ये बहुत अच्छे से बन जाए। और एक बार देख लो पूरा मैंने क्या क्या है, स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल ना भूले। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखने वाले हैं, इसका ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे पहले के जो क्वेश्चन 7 और 8 वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने भी वो लड़के वाला सवाल करवाया है। उसमें तो लड़का आगे भी बढ़ा है, लेकिन 7 8 में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, एक ही जगह से 2 अलग अलग एंगल बन रहे हैं, वो वैसे ही आपको बिल्कुल कर लेना है। ठीक है जी, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी हमारी ये रही, और ये हमारा फेसबुक पेज की आईडी, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं बातचीत करने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9 देखने वाले हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 2 चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक आपके पास टावर है। तो आइए बना लेते हैं बिल्डिंग और टावर। तो यहाँ पर मैंने ये बनाई बिल्डिंग, ये मैंने यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग ये आ गई,
और ये आ गया छोटा टावर। ठीक है जी, चलिए ये आपका सवाल बन गया, ये आपकी ग्राउंड आ गया। इस तरह से हमारा आएगा। अब उन्नयन कोण जो है वो कितना है, टॉवर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का कहाँ से बन रहा है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का जो पैर आ गया, पाया, और बिल्डिंग का सर आ गया, तो यहाँ से एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये बन गया। आगे हमसे कहा गया एंड और द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जो बना है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के सर से, टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैर तक, तो टावर के सर से बिल्डिंग के पैर तक यहाँ पर बना है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये हमने अभी माना है टावर, टावर इसको आप बोलते हैं, और ये आपकी है बिल्डिंग। ठीक है, ये आपकी फिगर बनी है और यहीं आपका सवाल गलत हो गया। जी हाँ दोस्तों, सवाल गलत हो जाएगा अगर आपने ये फिगर बना दी। क्यों गलत हो जाएगा, अभी आपको बताता हूँ। जानबूझ के मैंने ये फिगर बनाई है, आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मैं इस वजह से, तो बहुत ध्यान से आप समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये फिगर गलत बनी है, आप कहेंगे सर हो ही नहीं सकता, सही तो है भाई। ये बिल्डिंग आ गई, बड़ी बिल्डिंग बड़ी लंबी होती है, टावर छोटे छोटे खंभे होते हैं, टावर होता है, यहाँ पर हमसे जो जो कहा गया हमने वैसे वैसे एंगल बना दिया, लेकिन गलत है ये। क्यों गलत है अभी आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग के जो सर से टावर के पैर तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, हमने जो बनाया अभी पढ़ के, और टावर से अगर हमने बनाया यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का, लेकिन यहीं से हमने गलती पकड़ ली। देखिए गलती क्या है, अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। गलती दोस्तों ये है कि देखिए ये हमारा ग्राउंड है या ये एक लाइन है, अगर हम इसके ऊपर कोई भी एंगल बनाएंगे तो एंगल देखिए जितनी यहाँ पर ये हाइट कम होगी उतना ही बारीक यहाँ एंगल बनेगा। समझ में आ रही है बात भाई, ये लाइन जितनी छोटी होगी यहाँ से अगर हम एंगल बनाएंगे तो उतना ही छोटा बनेगा। ठीक है, और ये लाइन जितनी लंबी होगी उतना ही ये एंगल यहाँ पर बड़ा होता चला जाएगा, जितनी ऊंची ये लाइन जाएगी और बड़ा एंगल होता चला जाएगा। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे 30 का, यहाँ 60 का है, मतलब अगर यहाँ 60 का एंगल है तो इसके सामने वाली चीज लंबी होगी। समझ में आई बात, मतलब सामने क्या है, टावर है, टावर लंबा होगा और बिल्डिंग से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, बिल्डिंग छोटी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए सेम ग्राउंड है। 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा कि भाई जब सामने वाली चीज छोटी होगी, जब 30 का बनेगा। और 60 का कब बनेगा, 60 का एंगल 30 का डबल होता है। जब मैं 30 का डबल इतना ही और यहाँ कर दूंगा तो यहाँ पे एंगल ये जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सामने एंगल यहाँ 60 डिग्री का बना है तो इसके सामने वाली चीज बड़ी है, तो 60 का यहाँ बना है तो इसके सामने टावर है तो टावर बड़ा होगा। ठीक है, बिल्डिंग 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो बिल्डिंग 30 के सामने वाली चीज छोटी है, 30 के सामने वाली चीज छोटी है तो बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की होगी। तो हम यहाँ पर फिगर असली वाली अच्छी वाली फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पर आप गलती कर सकते थे, तो मैंने वो गलती जानबूझ के करके आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। बिकॉज हमेशा की तरह आप हमसे यही सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब बनाएंगे हम अपनी असली फिगर। तो बिल्डिंग जो है वो छोटी बनेगी। अब यहाँ पर टावर आपका ये आ गया बड़ा सा, ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी बिल्डिंग है छोटी सी। बिल्डिंग के सामने से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, टावर के सामने से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपके फिगर आ गई। आप चाहे तो बिल्डिंग उधर बना सकते हैं, टावर इधर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात का। ठीक है, फिगर ऐसे ऐसे हो सकती है लेकिन बिल्डिंग छोटी ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये है आपकी बिल्डिंग। ठीक है जी, और ये है आपका टावर। टावर इधर बना लो, बिल्डिंग उधर बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, लेकिन टावर बड़ा ही बनाना है। ठीक है, तो अब सवाल हमारा सही हो गया कि टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप से ये रहा और आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टावर के पाए पे नीचे। ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आइए अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग का है ये, मतलब हमें ये निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। हमें दे क्या रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर हमें दे रखा है कि टावर जो है वो 50 मीटर ऊंचा है अगर, तो बिल्डिंग कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग का जो ऊंचाई होगी टावर से कम ही आएगी, मतलब हमारा आंसर 50 से तो कम आने वाला है। ये बात तो हमें पता चल गई। आइए अब करते हैं। देखिए हमें बिल्डिंग की हाइट के लिए कैसे कैसे जाना पड़ेगा, हमें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। हमें ये पता है, इससे हम बेस निकाल लें, बेस दोनों का सेम है, फिर उस बेस से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, ये रास्ता मिल गया हमें जाने का। तो इससे ये निकलेगा, मतलब परपेंडिकुलर से बेस निकालना है, मतलब P अपॉन B खेलना है, वही tan थीटा खेलना है। तो आइए खेलते हैं फटाफट। तो अब मैं ट्राइंगल के आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे देंगे हम, ये हो जाएगा A
BC और इस पॉइंट का नाम हो गया D। तो ट्राइंगल ABC में अभी हम खेल रहे हैं। यहाँ पर आप लिख भी देंगे सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद, इन ट्राइंगल ABC हम लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है P/B। आप यहाँ साइडों के नाम लिखेंगे, ठीक है। P/B का मतलब हो गया AB/BC, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ही लिखना जरूरी है AB/BC, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि क्या है ये P और B, कौन कौन सी साइड है। तो यहाँ पर आप साइड भी लिखेंगे। तो tan हमारा है, अब देखिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है ये ध्यान रखेंगे आप। अभी हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। तो एंगल हम 60 डिग्री लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो एंगल यहाँ पर 30 नहीं 60 लेना, कहीं आप 30 लेके गलत कर लो सवाल। परपेंडिकुलर हमारा 50 है, बेस हमारा हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू रखेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कितनी थी, √3 थी। यहाँ पर हमने 50 रखा, यहाँ पर b रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आपकी 50/√3 निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपका ये हो गया। तो बेस आपका निकल के आ गया 50/√3 मीटर। अब जब हमारा ये बेस हमें पता लग गया, अब इससे ये निकाल लो, मतलब हमें बेस पता है, हमें अब इधर वाले का परपेंडिकुलर निकालना। तो फिर दोबारा से ही वो P/B या B/P, tan या कोड कुछ भी ले लो, दोनों से आंसर आएगा, बता रखा है मैंने आपको ये। तो दोबारा से हम क्या लेंगे, अब इन ट्राइंगल, अब कौन से में, BCD, इस छोटे वाले में अब हम खेल रहे हैं। इन ट्राइंगल BCD में दोबारा से हमने tan थीटा लगाया जो कि होता है P/B, और इसमें परपेंडिकुलर है आपका CD, लिखना चाहो लिख देना, बेस है आपका BC। अब tan थीटा यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने एंगल बनता है। यहाँ पर ये आ गया परपेंडिकुलर, हमें इसका निकालना है, बेस हमें इसका पता है जो हमने यहाँ से निकाल लिया है 50/√3, ये आपका आ गया बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है। और P/ थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और P आ गया आपका। अब देखिए नीचे इसके अपॉन है, 50 जो है अपॉन में, और 50 के अपॉन में भी √3 है। तो जब बटे की बटा होती है तो नीचे वाली बटा ऊपर चली जाती है, क्योंकि बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो √3 है ना, ये नीचे से उठकर ऊपर यहाँ पे P के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे तो ये आपका हो गया है √3P। अब देखिए इधर है आपका 1/√3, इधर है आपका √3P, इधर है आपका 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 में होगी, और P साथ में मल्टीप्लाई में, तो इनका तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3P, और 50 की 1 में होगी तो 50 से कम 50 होते हैं। यहाँ से आपकी P की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50/3। इसको आप आगे भी डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी 16 3 48 होते हैं, 2 बचेगा, 16 सही 2/3 मीटर। ये आपकी आ गई ये परपेंडिकुलर निकल के, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट है तो निकालनी थी हमें। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16/2/3 मीटर। ये आपको लिखना है, ठीक है। जो भी हमसे पूछा जाएगा वो लिखना होता है। तो 16 सही 2/3 मीटर की वो बिल्डिंग निकल के आई है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को समझने में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, और आंसर लाने में भी मजा आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सवाल बहुत अच्छा सा, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने सवाल के जरिए आपको समझाया है अलग से, कि क्या छोटा बड़ा में किस तरह से एज्यूम करना है। तो ये हमारा पूरा सवाल आ चुका है। बार बार सही सब में वही चीजें हो रही हैं जो हम करते आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी हम हार नहीं मानने वाले। अभी क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट और लंबे लंबे सवाल अब आने वाले हैं। आइए उसमें से कोई सा एक सवाल अब हम करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन ही आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं जो इसी की तरह है। तो यहां पर सवाल हम पढ़ेंगे, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 खंबे हैं, बराबर ऊंचाइयों के हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो आइए इतना काम हम कर लेते हैं। तो हम 2 खंबे बनाएंगे बराबर ऊंचाइयों के। एक मैंने ये बनाया और दूसरा मैंने ये बनाया, बराबर खड़े हुए हैं, जमीन के ऊपर खड़े हैं। ये रही जमीन आ गई, हमारा ग्राउंड आ गया, ये आपका इसका। अब आगे का आगे आ गया है आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के दोनों किनारों पर है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर चौड़ा है। मतलब वो रोड 80 मीटर चौड़ा है। तो ये जो रोड हमने बनाया है बीच में ग्राउंड, ये पूरा है आपका 80 मीटर चौड़ा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई हमें।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड पर ही एक पॉइंट है, कहीं पर एक पॉइंट बना लेते हैं कहीं पर, ये मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया बड़ा सा। इस पॉइंट पर से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जो है वो बन रहे हैं टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों खंभों के टॉप से, उनके सर से 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो आइए बना लेते हैं। तो पहले खंभे से यहाँ से हम बनाएंगे, तो यहाँ से ये जो कोण बना है उन्नयन कोण एलिवेशन, ये आपका बना है 60 डिग्री का, और यहाँ से आपका बना है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये दोनों खंभों के सर पे से टॉप पे से बन चुके हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इन खंभों की ऊंचाई बताइए। तो हमें h निकालना है, हमें क्या निकालना है, h। अब दोनों ही h बराबर होंगे क्योंकि दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के, हमसे ये ऊपर ही कहा गया है। और क्या बताना है हमें, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, और हमें इस पॉइंट से इन दोनों खंभों का डिस्टेंस भी बताना है। मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस ये कितना है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस वाले पोल का, इस वाले खंभे का भी हमें डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से। तो हमें ये भी बताना है कितना है, ठीक है जी, ये अलग अलग बताना है। टोटल मिलके ये पूरा 80 मीटर है, लेकिन हमें इनका अलग अलग भी बताना पड़ेगा। तो आइए इसको ही हम कुछ मान लेते हैं जब हमें ये निकालना है। तो अब देखिए पूरा तो यहां से यहां तक 80 है, लेकिन हमें पहले इस छोटे ट्रायंगल में खेलना पड़ेगा, फिर इस बड़े ट्रायंगल में खेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसके जो ये बेस है इनको भी अलग अलग मान ले। अगर मैं इसको मान लूं x मीटर, इस वाले को यहां से लेकर यहां तक के को मैंने मान लिया x मीटर, तो फिर ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ होगा भाई, टोटल 80 था तो 80 में से ये वाला x माइनस होके जो बचेगा वो ये होगा। तो ये फिर यहां से लेकर यहां तक का ये हो जाएगा 80 माइनस x। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक का इस छोटे ट्रायंगल का बेस को x मान लिया, और फिर इस वाले को हमने मान लिया 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा ये 80 था तो 80 में से जो x कम हो जाएगा 80 माइनस एक्स जो आएगा वो ये बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका p और b पता चल गया, इसका p और b पता चल गया। p और b मतलब परपेंडिकुलर और बेस, आधार, और इसमें हमें खेलना है। तो आइए दोनों ट्रायंगलों में एक एक करके हम खेलेंगे। इनको नाम आप दे सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया a b, इस पॉइंट को बीच वाले को c नाम दे दिया, और a b c हो गया ये, और इसको आप डी और ही बोल दीजिए। तो इस तरीके से अभी हम खेलेंगे ए बी सी ट्राइंगल में। क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, ठीक है जी, आपको क्लियर है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें मतलब था। तो सब कुछ आप लिख लेंगे स्टेटमेंट, लेट x एंड 80 माइनस एक्स बी द डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टू पोल्स, ठीक है, दोनों पोल का जो हमें डिस्टेंस माना है पॉइंट से, एक का हमने x मान लिया, एक का 80 माइनस एक्स मान लिया, h को हमने हाइट ऑफ पोल मान लिया है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सब आप लिख लेंगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमने लगाया जी tan थीटा जो होता है p अपॉन बी। tan कितने डिग्री है इसमें, 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर की जगह h है, बेस कितना माना हमने, x माना, tan 60 होता है आपका √3। तो यहाँ पर h इंटू अपॉन x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो h की यहाँ पर h हो जाएगा और √3 और x की हो जाएगी तो √3x आ जाएगा। मतलब आपकी हाइट निकल के आ चुकी है, चलो मैं इसको बॉक्स में बंद नहीं कर रहा अभी, आपकी हाइट निकल के आ चुकी है √3 इंटू एक्स, h निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, उधर वाले में आ जाओ, सी डी ई ट्राइंगल में आ जाओ। तो नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई दोबारा से हम लगाएंगे tan थीटा जो कि होता है p अपॉन बी। नाम भी लिख देना, ठीक है, आप जब करोगे तो नाम भी लिखना। परपेंडिकुलर क्या है जी, उसमें डी ई है, इस तरह से आप लिखेंगे भी डी ई अपॉन बेस कितना है इसका, सी ई है, ठीक है, सी से लेकर ई तक इसका बेस है। तो tan कितना है इसमें, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर इसका भी h है, बेस इसका है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की यहाँ पर होगी तो h का h रहेगा, 80 माइनस एक्स की आपकी होगी, अच्छा इसकी वैल्यू भी तो रखनी है भी 30 डिग्री की, यहाँ पर वैल्यू तो रखी नहीं हमने, tan 30 डिग्री है ये। यहाँ पर कैसे करूँ मैं इसको, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 30 डिग्री, ठीक है जी, ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पर नहीं होगी, एक काम करता हूँ इसको मैं अगली स्टेप में लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं tan थीटा की वैल्यू रखनी है, तो tan थीटा की वैल्यू होगी आपकी tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना है, परपेंडिकुलर आपका h है, बी बेस है आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है, मैं एक स्टेप खा गया बीच में इसलिए ये हो गया। तो अब हम ठीक है
अब tan 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू नहीं रखी थी मैंने, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, तो वैल्यू हम रखेंगे तो वो होती है 1/√3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रख दिया, h का h रहेगा और 80 माइनस x नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अब होगी, अब √3 की h में होगी तो ये तो आपका हो जाएगा √3h, और 80 माइनस x की 1 में होगी तो ये 80 माइनस x ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें h निकालना है तो h ये रहने देंगे, 80 माइनस एक्स के अपोन में आ जाएगा √3, क्योंकि √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो जब नीचे जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, तो h की ये वैल्यू एक ही आ गई। अब आप देखो h की दो वैल्यू आई, यहाँ पर h आया इक्वल टू √3x और यहाँ पर h आया इक्वल टू दिस, मतलब h के बराबर ये भी है और h इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बिल्कुल है ना भाई। देखिए इसको अगर आप फर्स्ट माने, इसको आप सेकंड माने, यहाँ से हमने ये पाया कि भाई h इसके बराबर भी है और h इसके बराबर भी है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों ही h की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमारी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी या x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करा हमने, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखो, √3x को और 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को, ये मैंने दोनों की वैल्यू इक्वल रखी क्योंकि दोनों ही h की वैल्यू है, दोनों ही इक्वल हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो √3 की √3x में होगी बच्चों, √3 की √3x में होगी, तो जब √3 की √3 में होगी तो रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो आगे वाली स्टेप में क्या होगा, √3 की √3 में होगी सिर्फ 3 रहेगा, इसका रूट हट गया तो 3 आ गया, x मल्टीप्लाई में तो x साथ में लिख दिया और इधर बचा 80 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा सवाल। अब ये x माइनस का है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा ये प्लस का x हो जाएगा, तो 3x यहाँ पर ऑलरेडी है, ये वाला x इधर आके प्लस का x हो गया, तो 3x और 1x कितने हो गए, 4x हो गए। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर अब 4x लिख देता हूँ। इधर हमारे पास 80 बचा, 4 से ये कट जाएगा 20 बार, 4 दूनी 8 होते हैं तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 20 चौक 80, इस तरह से। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20, ये के निकल के आ गया हमारा, x निकल के आ गया, मतलब ये वाला पार्ट निकल के आ गया कि इस पॉइंट से इस वाले पोल का जो फासला है ये है आपका 20 मीटर का, ठीक है जी। तो ये वाला कितना होगा, अब आपको पता चल ही चुका होगा भाई, जब ये 20 है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 80 था, तो 80 में से 80 में से 20 माइनस करेंगे 60 आएगा, ठीक है। तो जब हम 80 में से 20 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो आपका 60 आ जाएगा, 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो CE है ये 60 मीटर है और ये जो BC है ये आपका 20 मीटर है। तो पॉइंट से दोनों पोल की जो दूरी है, डिस्टेंस, ये तो आ गया, लेकिन अभी पोल की ऊंचाई नहीं आई, ऊंचाई भी तो निकालनी पड़ेगी। तो आइए अब हाइट कैसे निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब 20 है। अब या तो वो वैल्यू आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा छोटा है, यहाँ रख देंगे हम, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, हमें निकाल ली है h की वैल्यू, h था आपका √3 का x, तो h इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई हमारी कितनी 20 निकल के, तो x की 20 रख देंगे तो 20 √3, बस ये आ गई आपकी हाइट। तो हाइट ऑफ द पोल आ गई आपकी कितनी, 20√3। इसको मीटर में भी लिखेंगे आप लास्ट में लिखेंगे भी नीचे सबसे लास्ट में, हाइट ऑफ 2 पोल्स इज 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली या ईच। इस तरीके से आप लिखेंगे, आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आपका आंसर एक ये है, ये आपकी हाइट है और ये आपके दोनों वो हैं डिस्टेंसेस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ, समझ लीजिए। काफ़ी लंबा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, लॉजिकल यहाँ पे क्वेश्चन से। इससे अगला सवाल इसी की तरह है, उसमें भी आपकी एक फिगर बन रही है और उसमें भी इसी तरीके से आपको निकालना है। तो एक को आप x मानेंगे, दूसरे को बाकी में से माइनस करके मान लेंगे, वो आपसे हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाना भी चाहिए। कमेंट करके बताते रहना मुझे क्या क्या हो रहा है, आपसे क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आइए कुछ और इसके सवाल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर करेंगे जिसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अब इसका पहला सवाल है जिसके अंदर ये एंगल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हिंदी में अवनमन कोण आप कहते हैं। क्या है सवाल, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। आइए बना लेते हैं एक बिल्डिंग, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक बिल्डिंग बना ली 7 मीटर की, ठीक है जी, ये आ गई। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल का टावर है, वहां से उन्नयन कोण बन रहा है, एलिवेशन कोण बन रहा है। कहाँ पर, एक टावर का
टावर बना लेते हैं ना पहले। ये मैंने एक केबल टावर बना लिया, ये ग्राउंड आ गया नीचे, ठीक है जी। ये केबल टावर है हमारा। तो कहाँ से है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप से इस 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से, द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का, और इसका यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर, सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप पर। अब आगे कहा गया हमसे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण जो है वो बन रहा है ऑफ इट्स फुट, ठीक है, इसके पैर पर, यहाँ पर केबल टावर के पैर पर यहाँ पर नीचे जाएगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, जिसको हम क्षैतिज स्तर बोलते हैं। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से नीचे बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि है कितना, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से यहाँ से एक एंगल ऊपर गया, एक एंगल नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन आया इसके पैरों तक 45 डिग्री। फाइंड द, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की, जो केबल टावर है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी हमें ऊंचाई, हाइट बतानी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी तो 7 मीटर होगा। तो इतनी ऊंचाई तो हमें टावर की ऐसे ही पता लग गई, बिना कुछ करे ही पता लग गई। इतनी हमें और निकालनी है और इसको जोड़ देना है, तो पूरी हाइट आ जाएगी टावर की। अब देखिए क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन जो है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल क्यों होंगी? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस यहाँ भी 7 मीटर है, यहाँ भी 7 मीटर। जब बीच में डिफरेंस गैप बराबर हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है ये बात। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, एक प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन से एंगल बनते हैं? Z वाले एंगल बनते हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ये, है ना। तो Z एंगल बनेगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पर की जो एंगल 45 डिग्री का है, Z हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री का आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे ऊपर तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर, हमें पता है बेस का यूज़ करते हुए, मतलब P/B का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर से बेस निकाल लेंगे। और जो बेस यहाँ से यहाँ तक की होगी वही बेस यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है ना। तो जब हमें ये पता लग जाएगा फिर हम इस वाले बेस की हेल्प से ये वाला परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो जब ये निकल जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ये पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया कि भाई डिप्रेशन से हमने एलिवेशन निकाला। अब यहाँ पर P और B का यूज करते हुए हमें बेस पता होगा, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालेंगे, ये बेस बराबर होगा तो फिर इस बेस से परपेंडिकुलर पता लगा लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हाइट आ जाएगी टावर, जो केबल टावर है। दूसरा तरीका, शॉर्ट ट्रिक अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमने ट्राइंगल में यह पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, द्विबाहु समभुज जो त्रिभुज होते हैं, इनकी दो भुजाएं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ये पूरा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें से ये इतना 45 है तो इधर का आधा भी 45 होगा। जब ये भी 45 और ये भी 45 तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल जो है वो बराबर हो गए, तो इनके सामने की साइड्स बराबर होंगी। तो जब इधर के वाले सामने की साइड 7 मीटर है तो इधर वाले के सामने की साइड भी तो 7 मीटर होगी। बिना कुछ करे ही हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही वो वाला बेस निकाल लिया जो हमें चाहिए था, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, लेकिन इसको भी आपको करके बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर दिया। तो आइए अब करेंगे हम। तो tan थीटा वो मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप देखिए tan थीटा हम लगाएंगे P/B, tan कितना है हमारा 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 है, बेस हमें निकालना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 1 होती है क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये b होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो b = 7 ही आएगा, ठीक है। मतलब बेस हमारा 7 मीटर ही आ गया है, ठीक है। मीटर का साइन सही से बनाऊंगा मैं, ये आ गया जी। तो ये आपका बेस 7 आ गया। अब ये 7 है तो ये वाला बेस भी 7 ही होगा। अब हम इस वाले ट्राइंगल में खेलेंगे और ये निकालेंगे, तो इनको नाम भी आप दे देंगे पहले ही। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A-B-C, इसको D और E नाम दे दो इन कॉर्नर्स को। तो ये हमारा इधर आ गया। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल ABC के अंदर, tan थीटा ही लगेगा आपका, जो कि P/B होता है। tan कितना है आपका? आप 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, बेस हमें पता चल चुका है, 1/√3 होता है। 1/√3 होता है, 1/√3 तो आपका वो होता है 30 डिग्री, तो ये आपका √3 होता है।
p/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p = 7√3 आ जाएगा। अब आपका ये परपेंडिकुलर आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब a और b आ गया। पूरा टावर कहाँ से कहाँ तक है? a से लेकर e तक है। पूरा टावर है a से लेकर e तक, जो कि दो टुकड़ों से बना है, ab + be, जो कि बना है ab + be से मिलकर। तो ab हमारा a से लेकर b तक हमारा ये निकल के आ गया 7√3, और be हमें 7 पता ही था, 7 दोनों में कॉमन है, 7 बाहर निकाल लेंगे तो √3 + 1 मीटर। तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये है आपकी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी है आपकी? 7 बाहर और अंदर ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा सवाल कराने में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वही चीज़ें हो जा रही हैं। बार बार एक ट्राइंगल आ रहा है, उसमें एक हमें पता है, दूसरा हमें निकालना पड़ रहा है, 10 की कुछ वैल्यूज़ रखनी पड़ रही हैं और आंसर लेना पड़ रहा है। मैं तो बोर हो गया हूँ, मैं सच बताऊँ तो। कुछ मज़ेदार आए तो मज़ा आए, कुछ अलग सा कुछ करने को मिले, मुझे भी आपको भी कुछ नया सिखाने को मिले, क्योंकि ये तो बिल्कुल यूज टू हो चुका हूँ मैं, आप भी इसके यूज टू, इसके आदी हो चुके होंगे। इतने सवाल हमने कर लिए हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल में हम कुछ और भारी भरकम सी कुछ नई चीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, ये है ना कुछ बढ़िया सवाल, अब आएगा मजा करने में मुझे। यहाँ पर सवाल है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मैं आपको सवाल समझा देता हूँ क्या है, देखिए समझिए। यहाँ पर सवाल है कि एक टावर खड़ा हुआ है रोड के किनारे, एक टावर खड़ा हुआ है एक रोड के किनारे। ये आपका एक रोड है, कोई एक टावर खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है आगे ये हो रहा है, एक आदमी जो है इस टावर की यहाँ छत पे खड़ा हुआ है। ये मैंने आदमी बना दिया, ये आदमी खड़ा हुआ है इस टावर की छत के ऊपर, जो कि एक आती हुई कार को देख रहा है। एक कार आ रही है, यहाँ पर से एक कार आ रही है, ये मैंने यहाँ पे एक कार बना दी। ठीक है जी, ये एक कार आ रही है, ये हेडलाइट, ये पीछे का उसका साइलेंसर में से धुआं निकलता हुआ, ये कार आ रही है। ठीक, अब क्या होता है, ये आदमी यहाँ से अपनी आंखों से इस कार को देख रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ से बनेगा वो कुछ लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ होगी सीधी, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है नीचे देखने में। ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, क्षैतिज स्तर आ गया, ये नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 30 डिग्री का। अब वही बात कि जब दो पैरेलल लाइन हो, एक लाइन तीसरी कट करे तो z वाले एंगल बराबर होते हैं। तो जब ये यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 30 डिग्री आपका आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, ये रहा 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या होगा, जब कार चल रही है तो 6 सेकंड बाद तो कार आगे चली जाएगी, तो 6 सेकंड बाद ये दोबारा उस कार को देखता है तो कार ही कुछ यहाँ पर आ चुकी होती है, तो दोबारा से एक एंगल बनता है यहाँ पर कार के आने के बाद ये वाला एंगल बनता है, फिर बड़ा 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वही बात कि जब ये 60 है तो यहाँ से ये 60 हो जाएगा, एलिवेशन यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ये आपकी कुछ फिगर बन गई। सवाल क्या पूछा है? तो सवाल ये पूछा कि फाइंड द टाइम, टाइम निकालो, हाइट और डिस्टेंस गया अब, ठीक है, लंबाई ऊंचाई गई, अब टाइम आ गया, अब आएगा मजा करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर तक, मतलब यहां तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट से यहां तक कार 6 सेकंड में चल के आ गई। अब यहां से आगे यहां तक जाने में उसको कितने सेकंड्स लगेंगे, ये हमको बताना है। तो ये है एक बढ़िया सवाल, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, 6 मार्क्स के अंदर आ सकता है ये, अगर आया तो देखते रहिए मेरे साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी स्टोरी समझ में आ गई ना आपके। भाई एक आदमी था, कार थी, कार आगे बढ़ी, 6 सेकंड बाद यहाँ देखा 60 का एंगल बना, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो टाइम की जब भी बात आएगी, एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है टाइम वाला। क्या फॉर्मूला होता है? छोटा सा फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर जो होता है, डिस्टेंस बराबर होता है वो आपका होता है, किसके बराबर होता है? आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कोई चीज़ कितनी तेज़ी से गई और कितने देर में वो डिस्टेंस कवर किया, उनकी मल्टीप्लाई कर देगा तो वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, यहाँ का हमें सिर्फ टाइम पता है कि 6 सेकंड में गई, फासला कितना है, कितनी दूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइम की और स्पीड की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम तो दे रखा है कि 6 सेकंड, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता, तो हम स्पीड को कुछ मान लेंगे। हम स्पीड को कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर x मान लिया, लेट द स्पीड x, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द कार x, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है,
एक्स मीटर, यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स मीटर पर सेकंड के, हर एक सेकंड में इतने इतने मीटर जो है वो कार बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड मैंने कितनी मानी, x मानी, टाइम कितना लगा, 6 सेकंड लगे, तो यहाँ से आ गया ये 6x डिस्टेंस निकल के। कितना डिस्टेंस आया, 6x डिस्टेंस आ गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार चली गई है ये 6x डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 6x है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है भाई। अब ये कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए बात, हमने स्पीड को क्या माना, स्पीड को हमने x माना, तो स्पीड की जगह h की जगह हम x रखेंगे। टाइम को हमने क्या माना, अब टाइम भी नहीं पता हमें यहाँ तो कितनी देर में आई, वो तो निकालना है इनफैक्ट, तो उसको हम t मान लेंगे। टाइम है तो टाइम का t मान लेंगे हम, तो यहाँ पर x इंटू टी हो जाएगा xt। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो दूरी है ये वाली, ये xt है, xt यूनिट है, xt मीटर है, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये xt हो गया, 6x हो गया। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का भी फासला पता है, यहाँ से यहाँ तक का भी फासला पता है, और ये पूरा भी पता है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। अब होगा खेल शुरू, वही अपना ट्रायंगल वाला खेल शुरू कर दो। तो पहले बड़ा ट्रायंगल ले लो, छोटा ले लो, कोई सा भी आप ले लो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल से ये निकालेंगे, फिर उससे ये निकालेंगे, इस तरह से हमारा आंसर निकल के आना है। चाहे हमें हाइट भी नहीं पता टावर की, तो उसको भी आप h मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर h। अब क्या करेंगे, पहले मैं बड़े ट्रायंगल में खेलना शुरू कर रहा हूँ, जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री। आप सारे नाम दे देंगे इसको, ABCD जो आपको देना हो दे देना। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B। मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसके अंदर 30 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला। ABD ABC कुछ भी नाम दे देना इसको आप। परपेंडिकुलर इसका क्या है भाई, खड़ी साइड क्या है, वो तो h है, हमें नहीं पता, h हमने दे रखी है तो यहाँ पे h आ जाएगा। इसका बेस क्या है, आधार क्या है, देखिए बड़े ट्रायंगल का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, मतलब 6x ये वाला भी है और xt ये वाला भी है, मतलब 6x प्लस xt। तो ये पूरा ही इसका बेस होगा 6x प्लस xt। समझ में आ रही है बात बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, तो 6x प्लस xt ये पूरा ही इसका बेस है बड़े ट्रायंगल का। ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू h अपॉन। अच्छा यहाँ पर देखिए दोनों में x आ रहा है, तो मैं x को कॉमन लेके बाहर लिख सकता हूँ अलग, तो मैंने x को अलग लिख दिया और ब्रैकेट में रह गया फिर 6 प्लस t। ये इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की इसमें यहाँ पे हो जाएगी √3 की, तो √3h एक तरफ आ जाएगा और x ब्रैकेट में 6 प्लस t जो है इसकी 1 से होगी, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। h की वैल्यू निकालनी है तो h को यहीं छोड़ लेंगे, इधर हमारे पास है बाहर x, ब्रैकेट में 6 प्लस t है, और ये मल्टीप्लाई में था √3, तो ये इधर आके बॉर्डर पर आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से h की एक वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम छोटा वाला ट्राइंगल खेलेंगे। आ जाओ इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में, इसमें कितना एंगल है, 60 डिग्री है, वो P और B से हमें मतलब है, तो हम दोबारा से क्या लगाएंगे, हम दोबारा से वही लगाएंगे, tan थीटा बराबर P अपॉन B होता है। tan की वैल्यू 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना होगा, छोटे वाले का बेस है सिर्फ xt, भाई छोटे वाले का तो बेस यही होगा सिर्फ, तो xt इसका बेस है, तो यहाँ पर हम खाली xt लिखेंगे। tan 60 √3 होता है, h का h, xt का xt, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर h आ जाएगा और √3xt, ये आ गई h की सेकंड वैल्यू। अब वही बात पहले वाली, h की वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, तो दोनों h की वैल्यू, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3xt बराबर इसके x 6 प्लस ब्रैकेट में t अपॉन √3, इसके मैंने बराबर रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, √3 की यहाँ पे √3 में होगी, वो इसका रूट हट जाएगा, वही चीज़ हो रही है बार बार, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, ये xt मल्टीप्लाई में रह जाएगा, इधर हमारे पास x रह जाएगा और ब्रैकेट में 6 प्लस t रह जाएगा। x इधर भी है, x इधर भी है, दोनों में मल्टीप्लाई में तो हम काट सकते हैं, प्लस माइनस में तो नहीं काटते, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में इससे ही कट गया, इधर रह गया हमारा 3t, इधर रह गया 6 प्लस t, ये t प्लस का है, इधर आके माइनस का t हो जाएगा, ठीक है जी, सही से बना देता हूँ।
ये टी प्लस का है, इधर आके इक्वल के इधर आके माइनस का टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3t पहले से 3t ऑलरेडी थे, ये टी माइनस का हुआ, एक टी कम हो जाएगा, कितने टी बचेंगे 2t फूटी, ठीक है 2t बचेंगे, 2t बचेंगे। तो यहाँ पर 2t रह जाएंगे आपके और 6 इधर रह जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 3 6, तो t इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपका आ गया टी। और टी क्या था, टी था वो टाइम के कितना टाइम उसको लगेगा, तो आंसर आ गया आपका 3 सेकंड लगेंगे आपके, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया कि वो गाड़ी जो है वो 3 सेकंड के अंदर फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगी, मतलब टावर के बिल्कुल नीचे आ जाएगी, टावर के पेड़ तक। ये तो बताना था हमें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। तो ये आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरीके से ये हमने टाइम वाला एक बहुत अच्छा सवाल करा है। 6 नंबर रखे हुए समझ लो, पूरे 6 नंबर है, पूरे अगर एग्जाम में आ गए इसके जैसा या ये 6 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो मैथ में 6 नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा से रिवाइंड कर लेना एक बार अगर समझ में ना आया हो तो। अब इसका एक सवाल और बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 प्रूफ करने वाला है, वो और करेंगे, इसके बाद वीडियो आपकी एंड हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बहुत ही अलग है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहाँ पर सवाल है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर बनाना है, फिर से आइए बना लेते हैं पहले ही। तो हमेशा की तरह हमने एक टावर बनाया, ये इसका ग्राउंड आ गया, आगे क्या कहा गया हमसे, 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो टावर के बेस से, टावर के पैर से 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 हो गया और फिर यहीं से लेकर यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस 9 मीटर हो गया। इस तरह से 2 पॉइंट हैं, ये 4 मीटर पे, ये 9 मीटर पे। चलिए इन दोनों को हम ज्वाइंट भी कर देते हैं, यहाँ से इसके सर से ये हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया रफली, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या गए, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है मतलब ग्राउंड पर है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंटरी, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी है। एंगल नहीं दिया गया हमें, ये बता दिया गया बस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, मैंने वैसे पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, और मैंने बड़े ही प्यार से बताया भी था आप लोगों को, जरा याद करो। आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर मत कहती हो कि समझ में नहीं आया। सब बच्चे सुन लो कान खोल के ध्यान से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। हाँ जी हाँ, तो समझ गए ना कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बस यही वाले होते हैं। तो जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, इनको कुछ ना कुछ मानेंगे। हमने मान लिया कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो जब ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 90 डिग्री होते हैं। तो ये थीटा हो गया, तो भाई 90 में से ये थीटा वाला कम कर दो, जो बचेगा मतलब 90 माइनस थीटा जो होगा, फिर वो ये वाला एंगल आएगा। तो ये हमने एंगल मान लिया। आगे क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें यह साबित करना है कि इस टावर की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ये साबित करना है, प्रूफ करना है, आपको ये सिद्ध करना है। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए हमें बेस पता है दोनों का हमें एंगल भी पता है, दिक्कत क्या है, शुरू कर दो काम। आइए तो वही ट्राइंगल ले लेंगे, कोई से भी आप इसको नाम दे दीजिए, ABCD नाम दे दिया। पहले कौन से, पहले बड़ा ट्राइंगल खेलेंगे हम, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ABD, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD के अंदर वही लगेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर से मतलब है, इसलिए लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें पूरे चैप्टर में tan थीटा लगाए तो आप आंखें मीच के हर बार ये लगा दें, नहीं। कहीं कहीं अगर आपको ये पतंग वाला सवाल आ जाए, पतंग उड़ा रहे हो आप, ठीक है, कन्ने काट रहे हो आप, पेच लड़ा रहे हो, आपकी डोरी कितनी लंबी है, कितना मांझा है आपका, तो आपका मांझा, आपका हाइपोटेनस, फिर आपको H वाले फंक्शन लेने पड़ेंगे। आप यहाँ पे खड़े हो गए, पतंग यहाँ उड़ रही होगी, तो अगर आपसे आपकी डोर की लंबाई पूछ ली जाए, मांझे की लंबाई पूछ ली जाए पतंग उड़ाते में, तो भाई आप मांझा लपेटना मत, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाना, आप यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो वहां पर आपका H आएगा, हाइपोटेनस का फंक्शन, फिर आपको लगाना पड़ेगा, साइन वाला लगाओ, कोस वाला लगाओ, कोसेक लगाओ, वो सब चीजें, ठीक है जी, ध्यान रखना इन बातों का। चलिए tan थीटा, तो tan थीटा हम यहाँ पे लेंगे। देखिए थीटा क्या है, थीटा खुद थीटा ही है, ठीक है, थीटा थीटा ही, तो tan थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, H है, बेस हमारा क्या है, बड़े ट्राइंगल में हम हैं, अभी हमें ABD में बड़े वाले में पूरा जो नीचे का बेस है वो 9 मीटर का है, ठीक है, क्योंकि यह वाला पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर है, तो 9 आ गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से H बराबर आपका आ जाएगा 9 tan थीटा। इससे आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, तो यहीं रुक जाएंगे हम। अब अगले ट्राइंगल में आ जाओ, छोटे वाले में आएंगे अब हम ABC ट्राइंगल में, ठीक है। इन
ट्राइंगल ABC में tan थीटा बराबर होता है P/B के। अब tan थीटा है अब 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना। अब क्या है थीटा, थीटा की जगह एंगल क्या है 90 माइनस थीटा एंगल, तो जो भी एंगल हो वो लिख देना, हमें घबराना नहीं है। चलिए जी, अब परपेंडिकुलर कितना है, h है, हाइट है उसकी, बेस है छोटे वाले का 4 मीटर, ये पॉइंट कहाँ तक का था 4 मीटर था, तो ये 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है पहले पार्ट में, tan 90 माइनस थीटा, जो मैंने 90 माइनस वाले जो एंगल सिखाए थे वो क्या होते हैं आपके, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा, ये आपका h/4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दो, यहाँ मत करो, नीचे करो अब अगली स्टेप में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो h बराबर आएगा यहाँ से 4 cot थीटा, ये आ गई, इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब वही बात वही चीज़, h बराबर ये भी है, h बराबर ये भी है, जब ये भी बराबर है ये भी बराबर है h के, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो हम वही लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या होगा जी 9 tan थीटा इज इक्वल टू 4 cot थीटा, ये दोनों बराबर है। अब क्या करें, देखिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि h 6 है, तो यहाँ पर हमें h चाहिए होगा, ये दोनों हटाने पड़ेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है ना, तो इस cot को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अपॉन tan थीटा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि tan क्या होता है, cot क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan का उल्टा होता है, तो मैंने tan नीचे बटे में लिख दिया, आप cot को हटा के उल्टा कर दिया, नीचे लिख दिया tan कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो tan थीटा की tan थीटा में होगी, ठीक है जी, tan थीटा की tan थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 4 है, ये 9 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने इधर भेजा, ये इसके साथ नीचे डिवाइड में आ गया। अब क्या करा मैंने, इसका स्क्वायर हटा के इधर मैंने रूट लगा दिया, समझ में आ रही है बात। तो tan थीटा बराबर हो गया आपका 4 का रूट 2 होता है, 2 दूनी 4 होते हैं, 9 का अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, 3 3 9 होते हैं, तो tan थीटा बराबर आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3। और tan थीटा किसके बराबर था, tan थीटा बराबर था h/9 के। यहाँ पे अगर मैं देखूँ पिछले फ्लैशबैक में आऊँ तो tan थीटा क्या था भाई, tan थीटा था h/9, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस 2/3 को h/9 के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई tan थीटा 2/3 भी है और tan थीटा h/9 भी है, तो मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। तो वही चीज़ जो हमने यहाँ करी थी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो हम यहाँ करेंगे, तो h/9 को और 2/3 को हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी tan थीटा की वैल्यू, ये भी tan थीटा की, तो दोनों बराबर होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की 3 में होगी 3h हो जाएगा, 9 की 2 में होगी 9 दूनी 18 हो जाएगा, इससे कटेगा 6 बार, 3 6 18 होते हैं, h इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, 6 मीटर की हाइट हमारी आ गई। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये बता देता हूँ, ठीक है, मेरा अपना तरीका है, ये देखिए प्रूफ करना था हमें। अब यहाँ पर मैंने देखा भाई tan थीटा जो है वो 2/3 है, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, हमें पता है अच्छे से क्या होता है, P/B होता है। मतलब अभी मैंने बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखा है, तो वहाँ पर P/B मतलब परपेंडिकुलर आया मेरा 2 यूनिट, क्या आया 2 यूनिट आ गया, ये 2 यूनिट मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है 2 यूनिट मतलब कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकती है, क्योंकि रेशो की फॉर्म में बटे की शक्ल है, मतलब रेशो है, मतलब इसको मैं 2x मान के करूंगा अभी, ठीक है 2 यूनिट ना लिखकर मैं इसको बल्कि 2x लिख देता हूँ रेशो की फॉर्म में, अगर मैं लिखूंगा इसको। और बेस है हमारा 3 यूनिट या 3x मान लूंगा, क्योंकि 2:3 की रेशो बन जाएगी ये, तो ये हमारा आ जाएगा 3x। अब देखिए ये हमारा बेस पूरा था 9 मीटर का, और यूनिट में आया ये 3x यूनिट, मतलब यहाँ पर मैं देखूँ अगर एक्चुअल में कितना गुना है, एक्चुअल वाली जो लंबाई है वो इसकी 3 गुनी है, मतलब 3 3 9, 3 गुना हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस 2 का भी 3 गुना कर दूंगा तो 2 3 6, तो हाइट यहाँ से मुझे 6 मिल जाएगी। तो ये दूसरा तरीका था, आपको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। फिलहाल करना आपको ऐसे जैसे मैंने आपको करवाया है, तो ये आप नोट कर लीजिए किस तरह से हुआ, इसको समझ लीजिए। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सफलतापूर्वक हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, और दोस्तों बैक टू बैक चैप्टर अब मैं आपको देने वाला हूँ, जोश और ज़्यादा बढ़ गया है मेरा, तो इसीलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो होगा उसको आप दबा दीजिए, ताकि जब भी चैप्टर्स आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई चैप्टर आ गया, देख डालो। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी था, चेक कर लो आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो, नहीं कर रखा बेल आइकन प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो कैसी लगी ये वीडियो, अगली वीडियो सर्कल की चाहिए या कोई और से चाहिए ये भी बता देना मुझे। वैसे मैं
सर्कल की लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपकी डिमांड मैंने आपसे पोलिंग करवाई थी, उसमें सर्कल की डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा थी, इसके बाद सर्कल की। तो इसके बाद अब जो अगली वीडियो आएगी आपकी बहुत ही जल्द बैक टू बैक आएगी, सर्कल का फुल चैप्टर आने वाला है। इसलिए सारे दोस्तों को बता दो, जंगल में आग की तरह बात फैला दो कि भाई डियर सर के सारे चैप्टर पूरे होने वाले हैं, फिर सैंपल पेपर हम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी तैयारी आपकी करवा के छोड़ूंगा मैं, कसम खा ली है मैंने ये। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डाउटनेट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का फोटो खींच के आपको रोक के डालेंगे, वहां से आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से हमारी वीडियो भी वहां पे जाती रहती है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहां पर उनके प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ से आप अपने डाउट्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं अगर कोई डाउट आपका आता है। अदरवाइज हम भी हैं आपके लिए मौजूद, हमें आप फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये हमारे अकाउंट है, हमारे पेज हैं। हमसे जुड़े रहिए, हर जगह हर तरीके से हम आपके साथ हैं, बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।